लगभग 1365 दिन बीत चुके हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच जंग आज भी जारी है। ट्रंप ने भी तमाम कोशिशें कर ली, दावा तो किया था एक दिन में युद्ध रुकवा लेंगे, लेकिन 20 जनवरी के बाद अब आप नवंबर के महीने में है, लगभग 10 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ट्रंप भी कुछ खास कर नहीं पाए। आपको याद होगा अलास्का में पुतिन और ट्रंप की एक मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ट्रंप का जो चेहरा था वो देखने लायक था। मतलब ये निकाला गया था कि पुतिन ने शर्तें नहीं मानी है। लेकिन अब जिस तरीके से गाजा में संघर्ष विराम करवाया है ट्रंप ने और एक 20 सूत्रीय प्लान दिया था, वैसा ही एक प्लान अब पुतिन और जेलेंस्की को भी दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि रूसी सेना यूक्रेन के जितने हिस्से पर है वो हिस्सा रूस का रहेगा, अमेरिका भी उस हिस्से को मान्यता देगा, लेकिन जेलेंस्की इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। जेलेंस्की का कहना है कि हम अपनी इज्जत के लिए कुछ भी करेंगे। अब उस आदमी की वाकई में तारीफ करनी होगी कि सिर्फ एक नाटो में शामिल होने के लिए वो लगभग 1350 दिन से ज्यादा युद्ध में है, जबकि उसे पता है कि रशिया के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो जिस तरीके से गाजा पर लगभग कब्जा कर लिया है ट्रंप ने एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम देकर, क्या वैसे ही जो यूक्रेन की जमीन है जिस पर फिलहाल रशिया का कब्जा है, उस जमीन से रशिया और ट्रंप, अमेरिका और रशिया मिलकर वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालेंगे? क्योंकि आपको याद होगा कि पुतिन की तरफ से भी यह डील दी गई थी कि मैं भी आपको इस जमीन से निकालकर, दोनों निकाल सकते हैं, और ऐसी ही डील यूक्रेन के साथ भी उन्होंने की हुई है। तो क्या कुछ पक रहा है इन तीनों देशों के बीच, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अबीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। ट्रंप का प्रस्ताव क्या था, जेलेंस्की की तरफ से क्या कहा गया, और रशिया इस मामले में कितना तैयार दिख रहा है, क्या होता दिख रहा है फिलहाल अब इस युद्ध के मामले में? कुछ नहीं, जेलेंस्की जो है दो बड़ों की लड़ाई में जो है पिस गए हैं और भारी नुकसान हुआ है यूक्रेन का। इसीलिए हम लोगों की तरफ एक कहावत है कि जब दो बड़े लोग टकराते हैं तो उसमें छोटों को भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब दोनों बड़े मिल जाएंगे और नुकसान जो है छोटे का हो जाएगा। सेम टू सेम यही जेलेंस्की के साथ हुआ है। पहले तो अमेरिका ने अपने इस क्या कहते हैं कि प्यादे को जो है क्या कहते हैं रूस के खिलाफ जो है खड़ा किया। खड़ा करने के बाद ये लालच मिली कि नाटो में शामिल किया जाएगा। बस इसी बात से लड़ाई शुरू हो गई। रूस का ये कहना था कि नाटो दुनिया का वो सबसे गलीज और खतरनाक संगठन है कि जहां जाते हैं वो अपना हथियार, अपना सारी लालच की, जो दुनिया की सबसे कपटी और क्या उसके बारे में कहा जाए, वो ऐसी संस्था है जहां जाती है सब कुछ छीन लेती है, बर्बाद करती है। वो इसीलिए बना भी है, और उसमें जितने पश्चिमी जेठ हैं सब एक से एक जो है विकराल और खूंखार हैं। तो वो उसको मिल जाएगा। नाटो का एक नियम है कि नाटो पे कि देश में अगर शामिल होते हैं तो सारे नाटो देश पे वो हमला माना जाए। इसी को लेके यूक्रेन जो है काफी वाहवाही में था। फिर अमेरिकी CIA, पेंटागन ने इतना लालच दिया, फिर उसके बाद इनका दिमाग बहक गया और तब से युद्ध चल रहा है। जो आपने गिनती की 20 लाख से ज्यादा जो है यूक्रेनी जो है दूसरे देशों में विस्थापित हैं, तंबू में जी रहे हैं। लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, कई शहर खंडहर में बदल गए हैं। इसके बाद जो है जो एक और बात कही जाती है कि दोस्ती बराबरी की होती है, छोटे और बड़े की दोस्ती कभी नहीं होती है, ना होती है। उसका देखिए कि कहे कि रूस के खिलाफ जो है सैनिक देंगे, हथियार देंगे, डॉलर देंगे, कुछ नहीं दिए। वहां पे गए थे टॉमहॉक मिसाइल के लिए, वो भी नहीं मिला, फिर निराश हो गए। उसके बाद से जो है अलास्का वाली बात, अलास्का वाली जो पैटर्न थी, सेम टू सेम उसी बात को बिना जेलेंस्की के इजाजत के ट्रंप और जो है रूस में समझौता हुआ है। यह कैसा समझौता है भाई कि जो है यूक्रेन का मालिक जो है ट्रंप है और दूसरी तरफ जो है ये रूस है। इसी बात से दुखी होकर पहली बार जेलेंस्की ने अपने देश को संबोधित करते हुए बड़ी ही भावुक अपील की है कि अमेरिकी सपोर्ट या इज्जत। तो हमने इज्जत चुनी है, और जो है कि जब तक हमारे जान में जान रहेगी, हम रूस से इस तरह का गलत समझौता नहीं करेंगे जिसमें अपनी ही जमीन जो है देनी पड़े। इसके साथ ही साथ जैसे ही यह बयान आया है, यूरोप में हड़कंप मच गया है और कई देशों ने यह बात कही है कि ट्रंप ने जो समझौता किया है ऊपर से ऊपर, इस समझौते को सबसे पहले जो है
डोमेन में, एक जो है कड़ी में रखना चाहिए था जेलेंस्की को, उसको नहीं रखा गया, नहीं बताया गया। अब जब समझौता आप कर ले रहे हैं तो कह रहे हैं कि जब ये समझौता सार्वजनिक हुआ है तब आप कह रहे हैं कि इसको मान ले, ये कैसे हो सकता है? तो इसी को लेके वो बहुत ही भावुक अपील किए हैं और पूरा जो है मतलब एक तरह से दुनिया को देखने वाले और जांचने वाले लोग ये हंस रहे हैं जेलेंस्की पे कि दो बड़ों की लड़ाई में जो है ये नहीं सर, ये गलत तो है ही। जी, 2014 में सही बात है। क्रीमिया पर रशिया ने कब्जा कर लिया था। जी, सही बात अब है। उसकी और 4 क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। तो अब मुझे ये बताइए कि अभी 2 दिन पहले ही जो खबर आई कि 100 रफेल यूक्रेन खरीदेगा। अब ट्रंप F-35 चिपकाना चाहते थे, लेकिन F-35 जिस तरीके से कहीं उड़ता हुआ, कहीं लैंड करता हुआ, कहीं भी गिर जा रहा है, उसे देखते हुए रफेल को तरजीह दी गई और 100 रफेल खरीदने की बात कही गई। उसके बाद ये खबर आना कहीं दिखाता तो नहीं कि ट्रंप चिढ़ गए हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप विदेश की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो रणनीति है, उसको बड़े ही अजीब तरीके से एक ही चीज देखी जाती है। आप 2 दिन पहले की बात बताऊं कि सऊदी अरब के प्रिंस जो है सलमान जो है क्या कहते हैं कि अमेरिका पहुंचे हुए हैं, बहुत गदगद है। उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े समझौते हुए, ट्रिलियन डॉलर का निवेश की बात हुई है, उसमें उन्होंने अपना F-35 जो है चिपका दिया है। तो इसको लेके कल जो है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सख्त आदेश दिया कि जो है अमेरिका वो खूबसूरत और टेक्निकल ताकतवर चीजें क्या कहते हैं कि सऊदी अरब को नहीं देगा जिससे इजराइल को नुकसान हो। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि वो जो है कमतर वाले या टेक्निक वाली वो सारी चीजें नहीं देंगे। तो इस पे आश्वासन दिया। तो सऊदी अरब को कौन सा युद्ध लड़ना है सर? नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं उदाहरण के लिए ये चीज समझा रहा था कि रिश्ते कैसे विदेश नीति में बदलते हैं और कैसे बिगड़ते हैं। इस चीज को देख, आप ये देखिए कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में जो दूसरे दौर की बात होने वाली थी, उससे पहले कि क्रेमलिन ने यह संदेश भेजा पेंटागन को कि जो पहले ही अलास्का में समझौता हुआ था, अगर इस पे एग्री नहीं होते हो तो ये क्या बैठक जो है रद्द कर दी जाएगी। और सीधा वही हुआ कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में जो जैसे ही हल्ला हुआ कि बुडापेस्ट में दूसरे दौर की बातचीत होगी और उसको लेके जो है वो मिलने से इनकार कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि ट्रंप और पेंटागन और CIA को सबसे बड़ा दुनिया में इज्जत में धक्का लगा कि अरे यार ये क्या हो गया। फिर उसी के बाद से पेंटागन फिर सक्रिय हुआ और फिर इस तरह के समझौते हुए हैं जो जेलेंस्की को पसंद नहीं है। और ये जेलेंस्की इस समझौते से काफी अपमानित महसूस कर रहे हैं और इस समझौते को उन्होंने नकार दिया और कहा है कि 1 इंच नहीं देंगे। और इसीलिए जो है अपने देश को संबोधित करते हुए उन्होंने ये अपील की है कि मैंने इज्जत चुनी है, अमेरिकी सपोर्ट नहीं, भूखे मरेंगे लेकिन गर्दन नहीं झुकाएंगे, इज्जत के साथ जिएंगे और इज्जत के साथ मरेंगे। ये बात बोली है। देखिए, सारी लड़ाई पैसे की है जी। ये जो युद्ध छिड़वाया गया, अमेरिका को अपने हथियारों का प्रदर्शन करना था, दिखाना था दुनिया को कि हथियारों का सबसे बड़ा निर्माता है, हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी अमेरिका है, नाटो देशों को बेचता है और भी तमाम देशों को वो बेचता है। ऐसे में यूक्रेन की जो जमीन है, अकेले यूक्रेन के पास दुनिया का में जितना रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जी, उसका अकेले यूक्रेन के पास 10% हिस्सा है। सारा चूस लिया, सिग्नेचर हो चुका है। हाँ, ऐसे में 50% की डील अमेरिका पहले ही कर चुका है। यही डील सेम दी है पुतिन की तरफ से कि तुम भी निकालो यहां से, हम भी निकालेंगे, बस जमीन पर हमारा कब्जा होना चाहिए। और यही वजह है कि अमेरिका मान्यता उस जगह को देने के लिए तैयार हो गया। देखिए, रशिया की भी बात को आपको समझना होगा। जो USSR टूटा था उसे एक बार फिर से जोड़ने की कवायद में व्लादिमीर पुतिन निकले हुए हैं। यहां यूरोप के देशों की भी टेंशन को समझना होगा। यूक्रेन पर अगर कब्जा हो जाता है पुतिन का, रशिया का, उसके बाद एक देश छोटा सा पोलैंड आता है और उसके बाद सारी नाटो देशों की सीमाएं लगती हैं। एक छोटी सी बात याद आ गई अभिषेक, जो दोस्ती और जो है बैलेंस वाली बात है। आप ये देखिए कि जब सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के PM जाते हैं तो वहां का जो है एक विदेश मंत्रालय के जो IFS अधिकारी या विदेश मंत्रालय के जो राज्य मंत्री होते हैं वो रिसीव करने जाते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री जब सऊदी अरब दौरे पर पहुंचते हैं तो खुद प्रिंस सलमान आ जाते हैं। तो ये जो बैलेंस है ये मैं थोड़ा दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल, और सारी लड़ाई पैसे की है। अमेरिका को कुछ भी करके पैसा कमाना है। वो यूक्रेन की जमीन बिके
या फिर यूक्रेन बचे ना बचे, नक्शे में रहे ना रहे, उसे अपना हथियार बेचना है और वो अच्छी खासी तरीके से बिक भी रहा है। बाकी अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यूक्रेन की जमीन पर कब तक रूस का कब्जा हो जाता है। अमीन सर बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।